आपको अपवर्तन का जो सूत्र है वो बताया गया था। जब लेंस बीच में हो और लेंस के दोनों तरफ माध्यम एक ही हो, लेंस के बाईं तरफ का माध्यम भी वायु हो और दाईं तरफ का माध्यम भी वायु हो, तो उस अवस्था में लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आप पढ़ चुके थे, 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में आपके यूज आएगा। 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, जहां पर r1 और r2 जो आप देख रहे हैं यह दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और n जो है अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? इस लेंस का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दोनों माध्यम एक ही हैं, तो उस माध्यम के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है। ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों तरफ माध्यम अलग अलग हैं, मान लीजिए n2 अपवर्तनांक का लेंस है और n1 और n3 दो अलग अलग माध्यम है। लेंस के बाईं तरफ का माध्यम क्या है? n1 है, और लेंस के दाईं तरफ का माध्यम क्या है? n3 है। दोनों माध्यम अलग अलग हैं, तब इस अवस्था में सूत्र क्या निकलेगा? एक व्यापक सूत्र आपको प्राप्त करना है। विधि तो वही रहेगी, विधि आपकी वही रहेगी पहले वाले ही। पहले वाले में आपको याद होगा कि लेंस था, लेंस को हमने दो पृष्ठों से बना हुआ माना था। पहले हमने मान लिया कि केवल पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ के द्वारा कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसको हमने चेक कर लिया था। फिर उस जहाँ पर वो प्रतिबिंब बनेगा वह दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, तो उसको वस्तु मान लिया हमने। फिर जो लास्ट में प्रतिबिंब बनेगा आपका वही फाइनल प्रतिबिंब हुआ। तो इस तरह हमने दोनों पृष्ठों के द्वारा अलग अलग जो सूत्र थे वो लगा दिया। कौन सा सूत्र है? किसी भी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला होता है n/v। ये फार्मूला देखिए, n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये फार्मूला तो आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया होगा। किसी भी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला है, ये पहला टॉपिक था, याद आ रहा है? ये पहला टॉपिक था n/v - 1/u = n-1/r। तो इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। पहले हम पहला जो गोलीय पृष्ठ है उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे, उसके बाद दूसरा जो गोलीय पृष्ठ है उसके लिए सूत्र लगाएंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं किस पृष्ठ के लिए? पहले हम इस पृष्ठ के लिए, बाएं वाले के लिए, बाएं वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को मान लेते हैं r1 है। क्लियर हो रही बात? देखिए n जो है इसको रखने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। n क्या होता है? अपवर्तनांक है। तो प्रकाश किरण जो है वह n1 वाले माध्यम से n2 वाले माध्यम में जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे 1n2, इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कैसे निकलेगा? जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है उसको ऊपर कर दीजिए, जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है उसको नीचे कर दीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा? कांच का अपवर्तनांक रख दीजिए अंश में और जल का अपवर्तनांक कर दीजिए हर में, डिवाइड कर दीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है ना। उसी प्रकार से जब n1 से n2 माध्यम प्रकाश किरण जा रही है आपकी, पहले तो यहाँ से पहला पृष्ठ यही है, दूसरे पृष्ठ की कल्पना ही हम नहीं करेंगे, मानेंगे इधर कांच है इधर वायु है। ठीक है। तो जब n1 से n2 माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगा? n2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2/n1। जहां n रखा हुआ है वहां पर क्या रखा जाएगा? n2/n1। ध्यान दीजिएगा, जहां समझ ना आए वहां पर आप उसको रोक करके वीडियो पॉज करके फिर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका क्या? n2/n1। ये हो गया अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, बटे g क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आपका यहाँ बन रहा है I' पर। पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आपका, किरण यहाँ से हल्की सी मुड़ी,
तो ये लगेगा किरणें जो है इस आई डैश बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो आई डैश पर प्रतिबिंब बनेगा आपका, समझ रहे बात को। तो प्रतिबिंब आई डैश पर अगर बनेगा तो यहाँ P1 से लेकर के आई डैश तक की दूरी, P1 से लेकर आई डैश तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, P1 आई डैश, यही आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, P1 आई डैश। दिख रहा है ना। -1/u वस्तु की दूरी, तो P1 से लेकर के वस्तु कहाँ है, O पर है, तो OP वही वस्तु की दूरी है। ठीक है, इसको आप चाहें तो u रख दीजिए, अभी u तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, u रख दीजिए सीधे, ये आपका हो गया u इज इक्वल टू, ठीक है, n-1, n की जगह क्या करेंगे, फिर वही से रखेंगे आप, क्या यहाँ रखेंगे, n2/n1, ठीक है, -1, ये 1 आपका पहले से ही है, डिवाइड बाई r की जगह हो जाएगा r1। ठीक है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपने r1 पहले ही मान रखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि सिमिलरिटी के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में, ठीक है, अंश जो आपका है उस अंश को आप n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n1 से मल्टीप्लाई, इसको आप n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n2 अपान, यहाँ पर वही रहेगा P1 आई डैश, माइनस यहाँ आप n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा n1/u बराबर, यहाँ आप n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n2 माइनस, इसमें भी करना पड़ेगा n1 से, तो हो जाएगा यहाँ पर n1/, ये आपका हो गया r1। बात क्लियर हो गई, कुछ नहीं किया गया, वही इक्वेशन आपका लगाया गया है, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का फार्मूला लगाया गया है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए जरा, दूसरे पृष्ठ के लिए आ जाइए। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है, जो पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब है वही दूसरे पृष्ठ की वस्तु है, समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा P2 से लेकर आई डैश तक की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब आपका आई पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी तो भी पहले से ही लिखी हुई है, समझ रहे बात को। चलिए तो यहाँ पर अच्छा n रखने के लिए फिर से आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, n2 के सापेक्ष n3 का अपवर्तनांक, n2 के सापेक्ष n3 का अपवर्तनांक। अब प्रकाश किरणें कहाँ जा रही हैं, कांच से वायु में जा रही हैं, वायु मतलब जो दूसरा माध्यम है, n2 से n3 में जा रही हैं, तो n2 के सापेक्ष n3 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n3/n2। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, जहां अपवर्तनांक है वहां रखा जाएगा n3/n2, n3/n2 रखा जाएगा। अच्छा इसके बाद अपान, चलिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 से लेकर के आई डैश तक की दूरी, ये हो जाएगा P2 आई डैश, ठीक है, माइनस n की जगह फिर वही चीज रखेंगे, माफ कीजिएगा 1/u है, तो हो जाएगा 1/u, मतलब अरे गलती हो गई, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका n है, n की जगह क्या हो गया, n3/n2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब जो है बन रहा है आई पर दूसरे वाले पृष्ठ के द्वारा, तो ये हो जाएगा v, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, v रखेंगे, ये v रखेंगे, वस्तु तो P2i है ये, ठीक है। चलिए -1/u है, u मतलब वस्तु की दूरी, तो इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है, आई डैश पर, तो P2 आई डैश हो जाएगा, P2 आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह फिर वही रखेंगे n3/n2 -1 डिवाइड बाई, जहां वक्रता त्रिज्या है वहां क्या रखी जाएगी, r2। अब यहाँ पर आप उसी प्रकार से n2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ अगर n2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, n3 खाली मिलेगा, n2 कट गया, अपान यहाँ हो गया v माइनस, यहाँ पर आप n2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे अंश में, तो 1 में भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा n2 बटे, ये जो P2 आई डैश है, P2 आई डैश चाहे P2 से लेकर आई डैश तक की दूरी देखिए, चाहे P1 से आई डैश तक की दूरी देखिए, पतले लेंसों के लिए जो भी लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले निकल रहे हैं वो सब पतले लेंसों के लिए ही सत्य हैं। तो पतले लेंसों के लिए आप पहले पृष्ठ से मापन करेंगे या दूसरे से मापन करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेंस इतना पतला है कि उसकी जो मोटाई है वह उपेक्षणीय है। P2 आई डैश और P1 आई डैश दोनों की दूरियां लगभग बराबर हैं, इतनी कम है, लेंस की मोटाई इतनी कम है कि वो लगभग उपेक्षणीय है।
तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर जो P2i डैश है वहां रख देंगे P1i डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए N2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो N2 कटेगा, N3 केवल बचेगा, -1 को आप N2 से मल्टीप्लाई करेंगे N2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या यहाँ हो जाएगा R2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये बात क्लियर हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 आपका ये है, इसको और इसको आप ऐड करेंगे तो N2/P1i डैश और N2/P1i डैश दोनों जो है वो प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको N3/V माइनस N3/V माइनस यहाँ जाइए N1/U, क्योंकि ये दोनों कट चुके हैं, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है तो N3/V हो गया माइनस N1/U हो गया है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा N2 माइनस N1/R1, ये पहले से ही है, प्लस अपने जोड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N3 माइनस N2/R2। वैसे यही फार्मूला आपका है, बेसिक फार्मूला, ठीक है। इसको आप इसी रूप में याद कर लीजिए। N1 N2 N3 तीनों अलग अलग दिए रहेंगे तो यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सिमिलरिटी भी है, कोई याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। N1 N2 N3 है, ठीक है। N2 जो है लेंस ही रहेगा, पदार्थ रहेगा। N1 N3 बाएं और दाएं तरफ के माध्यम रहेंगे तो N3/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N3 माइनस N2/R2, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। यहीं पर अगर जो है ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर N1 N3 एक ही हो जाते, ध्यान दीजिएगा, N1 और N3 एक ही हो जाते, मतलब दोनों तरफ का जो मीडियम है, माध्यम है, वो एक ही हो जाता, तब क्या होता, N1 N3 एक ही हो जाते तो N3 को भी हम N1 रखते तो N1/V करते माइनस N1/U करते। बात क्लियर हुई। N3 की जगह यहाँ पर N2 माइनस N1 है, यहाँ N3 की जगह भी N1 हो जाता तो N1 माइनस N2 होता, यहाँ से माइनस कॉमन लेते, इसको N2 माइनस N1 करते, N2 माइनस N1A N2 माइनस N1A दोनों को बाहर निकाल लेते तो N2 माइनस N1 हो जाता, यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाता, और यहाँ N1 बाहर निकलेगा ही, 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। तो 1/V माइनस 1/U को 1/F कर सकते हैं, और जो N1 यहाँ मिलता उस N1 से यहाँ डिवाइड करेंगे N2 माइनस N1/N1, तो N2/N1 को आप N लिख सकते हैं, पहले माध्यम से आपके दूसरे माध्यम का पूर्णांक, और N1 माइनस N1/N1 का मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा N-1। सेम यही फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये आपका व्यापक फार्मूला है। यहाँ से आप दोनों माध्यमों को N1 इक्वल टू N3 कर देंगे तो आपको ठीक वही फार्मूला मिल जाएगा, क्या 1/F इक्वल टू N-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। देख लीजिए, कोई समस्या हो बताइए, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बताइए। चलिए अब यहां से देखिए एक निष्कर्ष निकलेगा कि अगर दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग हैं, बाईं तरफ का माध्यम अलग है, दाईं ओर का माध्यम अलग है, ठीक है, माध्यम आपके अलग अलग हैं, तो उस लेंस की फोकस दूरियां, जो प्रथम फोकस दूरी होती है, द्वितीय फोकस दूरी होती है, दोनों में अंतर हो जाएगा। वैसे तो अगर लेंस जो है, अगर उसके पृष्ठों की वक्रता एक समान है और बाईं तरफ का माध्यम दाईं तरफ का माध्यम बराबर है, तो लेंस की प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी सेम होती है। लेकिन जब माध्यम दोनों तरफ का अलग अलग है तो फोकस दूरियां जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। क्या संबंध होगा, N1 और N3 के मान अलग अलग होने पर जो फोकस दूरियां उनमें क्या संबंध होगा, निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, इस पर जरा निगाह लगाइए, इसको देख रहे हैं। इस सूत्र में हम प्रथम फोकस की परिभाषा तो आपको पता होगी। प्रथम फोकस की परिभाषा, लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, किसी भी लेंस के सामने स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। जब समांतर हो जाएंगी अपवर्तन के पश्चात तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसका मतलब प्रथम फोकस के लिए अगर फोकस दूरी f1 है, यानी f1 फोकस दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो प्रथम फोकस के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम फोकस के लिए
प्रथम फोकस के लिए क्या होगा, अगर वस्तु रखी हुई है फोकस पर अर्थात u इक्वल टू F1, अगर वस्तु रखी हुई है फोकस पर अर्थात वस्तु की दूरी लेंस से फोकस दूरी के प्रथम फोकस दूरी के बराबर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। द्वितीय फोकस के लिए इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। वस्तु रहती है अनंत पर, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। द्वितीय फोकस के लिए यही बता दूं, आप यही समझ लीजिए। द्वितीय फोकस के लिए क्या होता है, द्वितीय फोकस के लिए क्या होता है, वस्तु रखी होती है अनंत पर, क्योंकि कहा जाता है ना अनंत से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाईं तरफ होता है और प्रथम फोकस बाईं तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर यानी F2 पर। इफ u इक्वल टू इनफाइनाइट देन v इक्वल टू F2। अब क्या करेंगे, अब यही प्रथम फोकस के लिए एक बार ये दोनों चीजें इसमें रख देंगे, एक बार द्वितीय फोकस के लिए ये दोनों चीजें यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या है n3/v, v का मान क्या है देखो प्रथम वाले के लिए, तो हो जाएगा ये n3/, n3/v है तो n3/, माइनस n1/u है तो n1/u की जगह हो जाएगा F1, तो F1 हो गया। n3/, माइनस n1/F1 इज इक्वल टू, इसको सेम रखेंगे, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, n2 माइनस n1/R1 प्लस n3 माइनस n2/R2 रख दिया हमने। थोड़ा इसको देख लीजिए, ये n3/, है। किसी भी संख्या में अगर हम अनंत से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस n1/F1, ध्यान दीजिएगा, माइनस n1/F1, माइनस n1/F1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n1/R1 प्लस n3 माइनस n2/R2। ये आप इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए। इसको प्रथम फोकस के लिए जो प्रतिबंध था वही प्रतिबंध हमने यहाँ पर रखा है और कुछ नहीं किया है। अब यही चीज हम क्या करेंगे, द्वितीय फोकस के लिए भी रखेंगे। द्वितीय फोकस हमारा चलिए n3/v है, देख रहे हैं v की वैल्यू क्या है, इसमें F2 है, तो हो जाएगा n3/F2। यहाँ ध्यान दीजिएगा n3/v है, v की जगह क्या है द्वितीय फोकस वाले में, v इक्वल टू F2 है, तो n3/F2 माइनस n1/u है, u का मान क्या है इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, उसको छोड़ देते हैं फिर, इज इक्वल टू, इधर तो वैसे रखा जाएगा n2 माइनस n1/R1 प्लस n3 माइनस n2/R2। देख रहे हैं, कहने का मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप देख ही रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के जो राइट हैंड साइड हैं वो सेम है। यहाँ भी आपको मिला है n2 माइनस n1/R1 प्लस n3 माइनस n2/R2, यहाँ भी वही चीज है। और अगर दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, दो इक्वेशन हैं दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए, निश्चित रूप से होंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड माइनस n1/F1 माइनस n1/F1 इज इक्वल टू n3/F2। दिख रहा है, बाएं पक्ष को आप जब सेम करेंगे तो यही तो मिलेगा, माइनस n1/F1 इज इक्वल टू n3/F2। F1 को आप जब ऊपर करेंगे तो F1/F2 हो जाएगा और n3 आ जाएगा नीचे तो n1/n3 हो जाएगा। तो हो जाएगा F1/F2 इज इक्वल टू माइनस n1/n3। F1/F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस n1/n3। यानी प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियों का जो अनुपात होता है वह पहले और अंतिम माध्यम के अनुपात के बराबर होता है। माइनस जो चिन्ह लगा हुआ है वो केवल यही दिखाता है कि अब चूंकि n1 और n3 ये तो प्लस माइनस होते नहीं है, ये तो केवल प्लस ही, अपूर्णांक तो प्लस ही में होगा।
तो ये माइनस का मतलब कि F1 और F2 तिरछा उड़ा करेंगे तो F1 इक्वल टू माइनस में F2 करके आएगा ना कोई संख्या यहाँ पे, तो F1 और F2 दोनों की जो साइन है वो अलग अलग रहेगी। मतलब एक जो है वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट में अगर है तो दूसरा राइट में है। यहाँ पर केवल माइनस चिन्ह ये शो करता है, ठीक है, कि यह जो फोकस दूरियां दोनों हैं वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दो तरफ हैं, एक ही तरफ नहीं है। बस केवल ऋणात्मक से यही आशय है। अगर दूसरा वाला जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक पहले का दुगना है, दूसरे वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले का दुगना है, तो दूसरे माध्यम में फोकस दूरी पहले माध्यम की दुगनी हो जाएगी। मतलब F1 F2 का जो रेशियो है वो N1 N3 के रेशियो के बराबर होगा। माइनस केवल दिशा का संकेत करता है कि एक लेफ्ट में फोकस दूरी है धनात्मक, तो ऋणात्मक बाईं तरफ है, तो दूसरी ओर धनात्मक। ठीक है, केवल ये शो करता है बस। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। F1 ये सूत्र भी आप याद रखिएगा, F1/F2 इक्वल टू माइनस N1/N3। ठीक है, देखिए किसी भी लेंस की उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी आप कहते हैं ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप ऐसा कहते हैं, कैसे आप कर सकते हैं? लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्यों धनात्मक होती है, सिद्ध कीजिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्यों ऋणात्मक होती है, धनात्मक क्यों नहीं होती, कैसे सिद्ध कीजिए उसको। ठीक है, तो आप उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरियां धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होती हैं, आप इस सूत्र के माध्यम से समझा सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए, ये आपका होता है उत्तल लेंस, दिख रहा है। उत्तल लेंस में यहाँ बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। पहला पृष्ठ आपका ये हो गया, ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया। ठीक है, दो पृष्ठों से मिलकर बना है लेंस आपका। तो पहला पृष्ठ आपका जो है उसको पूरा करेंगे अगर, तो ये देखिए ऐसे बनेगा। इसका वक्रता केंद्र, इसकी फोकस दूरी, अरे दो, एक पृष्ठ ये वाला है, एक पृष्ठ ये, दोनों पृष्ठों से मिलकर के तो लेंस बनता है। दो पृष्ठों के बीच के समांगी माध्यम को ही तो लेंस कहते हैं। तो जो पहला पृष्ठ हमारा है उसका कर्व जो है राइट साइड में है, तो इसकी फोकस दूरी राइट में होगी, इसका वक्रता केंद्र राइट में होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। तो पहला जो पृष्ठ आपका है जिसकी वक्रता त्रिज्या को हम R1 से दिखाते हैं, क्योंकि वो प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ पड़ रहा है, इसलिए R1 का मान उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। R1 का मान हमेशा पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस में। और जो दूसरी फोकस दूरी आपकी है उसकी वक्रता केंद्र उसका लेफ्ट में पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी लेफ्ट में पड़ेगी, इसलिए वो प्रकाशिक केंद्र के बाएं होने के नाते जो R2 हमको मिलेगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में जो R1 होता है वो पॉजिटिव होता है और R2 क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इस सूत्र में आप आए तो इस सूत्र में n जो होता है, n का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि वायु या निर्वात का जो अपवर्तनांक है वो 1 माना जाता है। तो कोई भी माध्यम होगा तो वायु या निर्वात से ज़्यादा सघन तो होगा ही, उससे विरल तो हो नहीं सकता। इसलिए n जो है, कोई भी माध्यम हो इस संसार में, n का मान जो है वह क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। इसलिए n-1 का मान हमेशा आपका धनात्मक रहेगा, मतलब ये संख्या आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब जरा यहाँ आ जाइए, R1 का मान जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। R2 का मान क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव ये है, निगेटिव पहले से ही है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये भी संख्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये भी पूरा पॉजिटिव हो गया, तो धनात्मक गुणे धनात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या होगी। तो 1/f का मान धनात्मक होगा, f का मान भी धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसीलिए धनात्मक होती है। ये बात क्लियर हो गई ना। चलो जरा अवतल में आ जाओ। अवतल में पहला पृष्ठ आपका ये है, दूसरा पृष्ठ ये है। तो जो पहला पृष्ठ आपका है उसका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी सब लेफ्ट में पड़ेंगे। प्रकाशिक केंद्र आपका यहाँ रहेगा, इसके लेफ्ट में पड़ेंगे ना ये। तो R1 जो होता है, R1 जो होता है अवतल लेंस में क्या होता है, ये निगेटिव होता है। R2 जो है इधर पड़ेगा,
तो R2 का मान क्या होगा अवतल लेंस में, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। R1 का मान निगेटिव होगा और R2 का मान पॉजिटिव होगा। बात क्लियर हो गई। ये यहाँ पर रख दीजिए। n-1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बताए थे आपको पहले से। n-1 का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। R1 का मान निगेटिव है तो ये संख्या निगेटिव में हो गई। अगर R1 निगेटिव है तो 1/R1 निगेटिव आएगा ही। R2 का मान क्या है पॉजिटिव है तो 1/, पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है पहले से ही, तो माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, तो ये पूरी संख्या जोड़ेंगे तो माइनस में ही तो आएगी। माइनस माइनस की दो संख्याओं को जोड़ेंगे माइनस में ही रहेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा सब मिला करके आपका। और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव गुणे निगेटिव, क्या आएगा निगेटिव आएगा। इसलिए 1/f का मान क्या होगा निगेटिव होगा, और इसलिए f का मान निगेटिव होगा। तो अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस सूत्र पर आपको ये जो फार्मूला आपको लिखा गया है, इस पर छोटे छोटे सवाल, एक नंबर वाले सवाल भी आते हैं। एक नंबर वाले सवाल कैसे, जैसे कह दिया कि कोई उभयोत्तल लेंस है, कोई उभयोत्तल लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है 20 सेंटीमीटर। उभयोत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है 1.5 है और लेंस की फोकस दूरी क्या है, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आप रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूत्र आप कौन सा लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1/f, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस दिया हुआ है तो प्लस में रखा जाएगा, यहीं अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया होता तो माइनस में रखा जाता। तो 1/20 = n, n का मतलब दिया हुआ है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 में से 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा, 0.5 का मतलब आधा 1/2, तो यहाँ 1/2 कर दे रहे हैं, इंटू 1/R1 - 1/R2। तो R1 R2 दोनों सेम है, पहली बात तो ठीक है, दोनों सेम है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में बता दिया आपको कि R1 होता है पॉजिटिव और R2 होता है निगेटिव। ठीक है, जब निगेटिव रहेगा ये तो निगेटिव ये और निगेटिव यहाँ पर सूत्र में पहले से ही है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा 1/R। R दोनों बराबर है फोकस दूरियां, वक्रता त्रिज्याएं, तो 1/R प्लस 1/R, ये ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित रखना है। तो 1/R प्लस 1/R हो जाएगा क्या 2/R, 2/R। इस तरह आप करेंगे 1/20, 1/f है तो 1/20 = 1/2 और ब्रैकेट में 2/R हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R 2/R। तो 2 से 2 काटेंगे आप तो 1/20 = 1/R। R = क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही वक्रता त्रिज्या हो जाएगी दोनों पृष्ठों की, पहले की भी दूसरे की बराबर वक्रता त्रिज्याएं दोनों रहेंगी। समझ के बात को। तो एक नंबर क्वेश्चन इस तरह से आता है, बात क्लियर हुई। तो इस तरह से जो है आप जितना बताया हमने इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को आप एक से अधिक बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे किसी द्रव में अगर लेंस को डुबोते हैं तो उस लेंस की फोकस दूरी पर और लेंस की प्रकृति पर, अर्थात उत्तल है या अवतल है तो उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब लेंस उत्तल अवतल में चेंज होता है या अवतल उत्तल में चेंज होता है या नहीं। तो किसी द्रव में डुबोए जाने पर लेंस की क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।